फोर्स का कई नाम है, जैसे एक नाम टॉर्क है, एक और नाम है, बोलो तो क्या है? टॉर्क, हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स भी टॉर्क का एक नाम है, ठीक है। तो जैसे देखो, मैं अगर मान लो एक रिजिड रॉड पर बात करूं, रिजिड रॉड, इसका एमआई हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका सेंटर ऑफ मास के बारे में भी पढ़ चुके हैं ना। अब है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा। ये रॉड अगर आइडेंटिफाई करते हैं बाय ए बी, इसका लेंथ एल है, ठीक है। और मान लो तुम फोर्स लगा रहे हो, इसमें एक लीनियर फोर्स एफ लगा रहे हो और वो ऑपरेट कर रहा है इस तरह से एज इफ इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कहाँ से पास कर रहा है? थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो अब जो है इस एफर्ट का, ये जो एफर्ट है इसका रिजल्ट क्या बनेगा? देखो यहाँ F बराबर होगा, इसका मास अगर हम m ले लेते हैं तो दैट विल ब्रिंग एक्सेलरेशन, यानी कि थ्रू सेंटर ऑफ मास इसमें लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा। अब ये रोटेट नहीं करेगा। अंडर दिस कंडीशन, दिस टाइम विद दिस एफर्ट द रॉड वोंट बी स्टार्टिंग इट्स रोटेशन। इसका स्टेट ऑफ रोटेशन हमको नहीं दिखेगा और ना होगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स है, मैंने कहा कि एनी लीनियर फोर्स हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, लिखा है ना, अ लीनियर फोर्स हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो किसी बॉडी का जो पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, उससे अगर अप्लाइड फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, तब जाके लीनियर फोर्स एंगुलर फोर्स के नाम पे काम करेगा, ठीक है। तब उसका काम एज एन एंगुलर फोर्स काउंट होगा, तब उसका काम एज अ टॉर्क काउंट होगा। प्रोवाइडेड एनी लीनियर एफर्ट ऑन एनी डायमेंशनल बॉडी मस्ट गेट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सवाल है, ये हम कैसे समझेंगे कि किसी डायमेंशनल बॉडी का पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? तो हमेशा जान लो, एक टर्म में इसके पहले भी कहा था, एक नाम मैंने कहा था फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वर्ड मैंने यूज किया था इसके पहले भी। तो सवाल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर जब बात कर रहे थे इन द चैप्टर ऑफ कोलिजन, तब हमने इस पर बात किया था। तो सवाल ये है कि ये जो फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कहाँ लोकेट करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज पास थ्रू the center of mass of a dimensional body। एक डायमेंशनल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन है, फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा उस सेंटर ऑफ मास से पास करता है। यानी कि जो रिजिड रॉड है जो हमने लिया है लेंथ एल का, ये अगर रोटेट करेगा तो इसका रोटेटिंग एक्सिस, इसको जो घुमाने वाला एक्सिस, जो पॉसिबल एक्सिस है, फ्री एक्सिस मतलब तुम मजबूर नहीं किया है, यू हैवंट कंपेल्ड द बॉडी टू रोटेट अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस ऑन द बॉडी, राइट। जब किसी बॉडी को कोई एक्सटर्नल फिक्स्ड एक्सिस प्रोवाइड नहीं किया जाता है रोटेट करने के लिए, तो इन जनरल हर एक डायमेंशनल बॉडी इज अबाउट टू रोटेट अबाउट द फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया? तो हमने रॉड को घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए उस पर कहीं अगर एक फिक्स्ड एक्सिस पोजीशन इंपोज नहीं करते हैं, तो तब रॉड रोटेट करने के लिए
तैयार है, केपेबल है, दैट इज ओनली अबाउट एन एक्सिस विच कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन को ही हम फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं फॉर एनी डायमेंशनल बॉडी। ये सिर्फ रॉड का बात नहीं है, किसी भी डायमेंशनल बॉडी के लिए उसका फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होता है जो कि उसका सेंटर ऑफ मास से पास करे। ठीक है, तो यानी कि अगर रॉड को घूमने का मन करेगा तो वो घूमेगा अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर। तो इसका मतलब है अगर हमको रॉड को एक फोर्स लगा के घुमाना है तो आई मस्ट गेट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम क्या कहें कि किसी भी लीनियर फोर्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अगर रोटेट कराना है तो आई मस्ट अप्लाई फोर्स मेंटेनिंग अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं अगर सीधा जाके एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही फोर्स लगा दूंगा तो मेरा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा। तो इस केस में मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर द अप्लाइड फोर्स from axis of rotation is 0 according to diagram। यही तो दिख रहा है, हाँ या ना? ठीक है ना, कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर द अप्लाइड फोर्स का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, अप्लाइड फोर्स का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो 0 है। इस वजह से टॉर्क जिसको कि हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस, है ना, फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, तो चूंकि मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस 0 मिल रहा है, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड, एफर्ट का मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी टॉर्क 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही वजह है कि हम कह सकते हैं अंडर दिस सिचुएशन दिस इंप्लाइज दैट नाउ ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स rod can get linear acceleration, है ना, rod can get linear acceleration but no angular acceleration। कोई एंगुलर एक्सेलरेशन उसको मिल नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? दिस टाइम द रॉड इज नॉट गेटिंग एनी एंगुलर एक्सेलरेशन दो इट इज गेटिंग लीनियर एक्सेलरेशन ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स वैल्यू। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि हमको कभी भी किसी भी डायमेंशनल बॉडी में अगर हम उसके फ्री एक्सिस रोटेशन का जो पोजीशन होगा उसी पोजीशन से पास करने वाला कोई भी फोर्स लगाए। नॉट, यहाँ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये अप्लाइड फोर्स एफ जो डायग्राम में दिखा रहे हैं उसी के वजह से टॉर्क नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ इसी डायग्राम में एक और फोर्स दिखाऊं एज एन F1, तो F1 इज दिस टाइम नॉट अवेलेबल परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो किसी भी अप्लाइड फोर्स को रॉड को रोटेट कराने के लिए किसी भी अप्लाइड फोर्स का खुद का पोजीशन रॉड से परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन होना होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तुम रॉड पे फोर्स किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हो, परपेंडिकुलर टू द रॉड लगाओ या ऐसे रॉड के साथ एक एंगल बना के लगाओ। ठीक है, रोटेट करने के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन है, वो रॉड से परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो रॉड पे कैसे भी काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द अप्लाइड फोर्स मस्ट गेट
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसीलिए यहां ना ही F के लिए और ना ही F1 के लिए टॉर्क लगेगा। समझ में आया? तो इस केस में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टॉर्क ड्यू टू F इज 0, इवन टॉर्क ड्यू टू F1 भी 0। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर टॉर्क ड्यू टू द फोर्सेस F and F1 are 0, right? So no torque. अब देखो बेसिकली हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि टॉर्क इज मैग्नीट्यूड को जानने के लिए, मैग्नीट्यूड को इवैल्यूएट करने के लिए सिंपली लिखते हैं टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सवाल है क्या टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? टॉर्क क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्म हमने लिखा है ये दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े हैं बेसिक कि दो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, अनदर वन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दैट रिजल्ट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दैट रिजल्ट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, फोर्स और डिस्टेंस। अब देखो torque is a vector quantity, torque is a vector quantity which is given by torque is a vector quantity which is given by, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये टाउ टॉर्क का सिंबल है, ठीक है। इसके ऊपर एरो लिख देते हैं तो ये वेक्टर हो जाता है। तो इस वेक्टर को लिखने का तरीका है, ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये आर क्रॉस एफ का क्या मतलब है? आर क्रॉस एफ का मतलब है कि हम जानते हैं कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आर क्रॉस एफ इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट इंटू एन कैप। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना, याद है कि नहीं? ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसको लिखने का तरीका क्या होता है? इट इज वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो वही कर रहे हैं हम लोग, आर क्रॉस एफ मतलब आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ ये आर और यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस करे, क्या ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है। कैसे है देखो, जैसे कि मान लो मैं रॉड वाला एग्जाम्पल फिर से लेता हूं, रॉड वाला एग्जाम्पल फिर से लेता हूं। ये रॉड का सेंटर है, मान लो सी, एंड्स ऑफ द रॉड्स आर आइडेंटिफाइड एज ए एंड बी। मान लो मैं यहां एक फोर्स लगाया, लेट दिस इज बी द वन फोर्स F1, और ये जिस पॉइंट पे अप्लाई हुआ है, लेट दैट पॉइंट इज P। तो जहां फोर्स हमारा अप्लाई होगा तो C इज द एक्सिस पोजीशन, C इज एक्सिस पोजीशन है ना। तो एक्सिस पोजीशन से अप्लाइड फोर्स, जहां फोर्स लग रहा है दैट इज P, वहां तक का जो डिस्टेंस है ये होगा रेडियस वेक्टर, ये है आर वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द आर वेक्टर। और ये F1 जो हमने इधर अप्लाई किया, ये हो गया हमारा F1 एज अ फोर्स वेक्टर।
तो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स एग्जैक्टली ऑन द बॉडी जिस पॉइंट पे काम करेगा, ठीक है, उस पॉइंट का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस होगा अलोंग द रॉड, वो है उसका रेडियस वेक्टर। तो इसका मतलब है कि यहां टॉर्क ड्यू टू F1 इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टॉर्क ड्यू टू F1 हम लिख सकते हैं इज गिवन बाय, टॉर्क ड्यू टू F1 इज गिवन बाय टाउ वेक्टर दैट इज इक्वल टू R क्रॉस F1। यहां वो क्या है, R क्रॉस F1। समझ में आया? अब इसको इलेबोरेट करें तो आई कैन राइट डाउन इट इज R इंटू F1 इंटू साइन 90, हाँ या ना, दैट इंटू एन कैप, दैट इंटू एन कैप। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यूमेरिकली तुम दो नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 4, सो 2 इंटू 4 लिखो, कोई 4 इंटू 2 लिखा, कोई अंतर नहीं है, दोनों का लिखना सही है। लेकिन दो वेक्टर को अगर तुम प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा तो बात उलट जाएगा। ए क्रॉस बी का जो मीनिंग होता है बी क्रॉस ए का मीनिंग वो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तुम जिसको फर्स्ट वेक्टर और जिसको सेकेंड, मतलब जिसको पहले लिख रहे हो फर्स्ट वेक्टर, जिसको दूसरे बाद में लिख रहे हो सेकेंड वेक्टर, ये थीटा जो है, जनरल टर्म का थीटा जो है, ये थीटा है एंगल बिटवीन आर एंड एफ, फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर के बीच का एंगल। और ऑर्डर एंगल हमेशा एक ऑर्डर पे लिया जाता है ना, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी एक सिचुएशन में जो दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है वो डिफाइन होता है फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो जब हम ध्यान से देखो इस सिचुएशन के हिसाब से यहां R क्रॉस F1, R और F1, क्या ये तुमको वेक्टर के हिसाब से देखे तो इन दोनों का नेमिंग क्या, कौन से टाइप में होना चाहिए? ये दोनों किस तरह का वेक्टर है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? याद है ना, टाइप ऑफ वेक्टर में क्या क्या पढ़ाया था मैं? इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, को टर्मिनस, दोनों एक पॉइंट पे जाके खत्म हुआ तो को टर्मिनस वेक्टर्स। तो को टर्मिनस वेक्टर्स जब ऐसे है तो को टर्मिनस वेक्टर्स को हम चाहे तो को इनिशियल बना सकते हैं ना। कैसे? हम F1 को आगे लेके गए अपने ही डायरेक्शन पे और R को भी आगे ले गए अपने ही डायरेक्शन पे, तो देखो तो दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम R टू F। ये होता है ऑर्डर समझना। ये ऑर्डर नहीं समझोगे तो तुमको टॉर्क का डायरेक्शन लिखना गलत हो जाएगा। जैसे यहां, अच्छा ये भी चीज तुम लोग बेसिक तो जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, कि जिन दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उनका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है? मार खाएगा रे। दो वेक्टर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ए और बी, तो ए क्रॉस बी किया, उसका रिजल्ट हुआ वेक्टर सी, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी किधर होता है? of the resultant vector which is obtained from the product of multiplication of two given vectors। दो गिवन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसका नतीजा रिजल्टिंग क्वांटिटी एक वेक्टर बनता है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर होता है? सब भूल जाता है। राइट हैंड थंब रूल बताया था। राइट हैंड थंब रूल में क्या सिखाया था कि अगर मेरे को अगर कभी किसी समय ये दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर मेरे को इन दोनों के बीच का एंगल थीटा पता है और मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी अगर सी है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मतलब जब हम इसको इलेबोरेट करेंगे दैट इज ए बी साइन थीटा
इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर सी, है ना। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वैल्यू ए बी साइन थीटा होगा और एन कैप से डायरेक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो डायरेक्शन ऑफ एन कैप है उसमें हमको ये थीटा, ध्यान से देखो, ये थीटा को सिलेक्ट करना है इन द ऑर्डर फ्रॉम ए टू बी थ्रू एन एंगल थीटा। रोटेशन शुड बी टेकन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी इस ऑर्डर में मेरे को रोटेट करना है। तो अगर मैं राइट हैंड थंब को, राइट हैंड फिंगर्स को थ्रू थीटा रोटेट करता हूं ऑन दिस प्लेन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो मेरा थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड, यानी कि ये एन कैप इज आउटवर्ड इन डायरेक्शन। एन कैप कैसा हुआ? आउटवर्ड इन डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो सी का डायरेक्शन एन कैप से डिसाइड होगा, तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ सी इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। समझ में आया? किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन कैसे तय होता है? जो दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, उनके बीच में जो एंगल अवेलेबल है उस एंगल में तुम अपना राइट हैंड फिंगर्स को रोल करो, उतना ही एंगल से रोल करो जितना एंगल उन दोनों के बीच में है, उससे डिफरेंट एंगल में रोल करने से नहीं होगा, है ना। तुम सोचेगा सर ए से बी मैं क्लॉकवाइज भी तो जा सकता हूं, 2 पाई माइनस थीटा, जा तो सकते हो, लेकिन तुम क्या एंगल 2 पाई माइनस थीटा लिया? नहीं ना, तुम एंगल ए और बी के बीच में क्या लिया? थीटा। तो यानी कि तुमको रोटेशन थीटा का होना चाहिए। तो थीटा घूमोगे फ्रॉम ए टू बी, तो जिधर तुम्हारा राइट हैंड थंब आएगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह यहां टॉर्क को डिफाइन करने में जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो कहां से कहां चलना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स थ्रू द एंगल। यहां 90 डिग्री है तो R से F1, R से F1 जाएंगे तो ऐसे जाएंगे ना 90 डिग्री, R से F1 जाएंगे थ्रू 90 डिग्री तो ऐसे जाएंगे, तो थंब किधर आ रहा है? आउटवर्ड। यानी कि इस केस में जो टॉर्क है, टॉर्क इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? जो टॉर्क बन रहा है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स, लीनियर फोर्स। As the angle is according to the geometry is 90 degrees, so the torque will be direction wise to be taken as outward in direction. MCQ में दे देगा, सिर्फ एक सिचुएशन दे देगा, एक आर वेक्टर का बारे में बता देगा, एक फोर्स वेक्टर के बारे में बता देगा, बोलेगा टॉर्क का डायरेक्शन बताओ, ठीक है, या टॉर्क का वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताओ, तो तब तुमको डायरेक्शन के लिए ये ऑर्डर, ये मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज वेल, আর ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডটাই পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স। কেন হলো? কারণ দিস টাইম দ্য রেডিয়াস ভেক্টর এন্ড অ্যাপ্লাইড ফোর্স ভেক্টর দে আর অ্যাপিয়ারিং এট 90 ডিগ্রি টু ইচ আদার। নাও উইল ডিসকাস দ্য নেক্সট এক্সাম্পল ইন which we will come to know the radius vector and perpendicular distance are not always same in value. नेक्स्ट कंडीशन इज, मान लो अब हम समझेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये रेडियस वेक्टर में डिफरेंस कब होता है। कैसे समझे कि रेडियस वेक्टर इज नॉट द ऑन द रॉड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, मैंने एक ऑब्लिक डायरेक्शन पे वही पॉइंट P पर फोर्स लगाया, तो P का जहां तक न्यूमेरिकल डिस्टेंस है, P का जहां तक न्यूमेरिकल डिस्टेंस है ये R है, ठीक है ना। अब देखो बात को, अगर मैं ये टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स F2 कैलकुलेट करूंगा तो दो तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा, दोनों में सेम वैल्यू आएगा, इसलिए मैंने थीटा को एक स्पेसिफिक एंगल दिया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मैकेनिज्म, प्रीवियस राइटिंग, आई कैन राइट डाउन टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F2 नाउ, हाँ या ना, R क्रॉस F2। अब बहुत ध्यान से देखो, अब मैं ये R क्रॉस F2 को अगर एक्सपेंड करूं फॉर्मूला में, तो व्हाट आई कैन राइट डाउन, आई कैन राइट डाउन R इंटू F2
इंटू साइन ऑफ कितना लिखेंगे बताओ, साइन 30 या 60 क्या लिखेंगे। फिर देखो इधर उधर कर, पेन एंड पेपर में कॉपी गंदा करो ना, तुम लोगों को तो हैबिट खराब है, तुम लोग पेपर कहीं नहीं गंदा करता, मेरे को नहीं समझ में आता है। मैं, मेरे पास कभी पुराना कॉपी होगा तो मैं दिखाऊंगा, इतना गंदा करता था मैं पेपर कॉपी, है ना, तब तो सीखा ना भाई थोड़ा। अभी मैं प्रीवियस में दो वेक्टर के बीच में एंगल को डिफाइन करने के लिए क्या किया, या ये डायग्राम था ना जो सिचुएशन में दिख रहा था, लेकिन एंगल को समझने के लिए मैंने वहां से यहां गया कि नहीं, ध्यान से देखो, तो वही करो ना तुम दोनों। तो कत হচ্ছে তাহলে, হ্যাঁ 60 হবে, 30 কথাটা আমি এমনি তুললাম যাতে আমি বুঝতে পারি যে 60টা বুঝে করছো না, খালি এখানে অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে বলেই 60 করে দিলে, ठीक है। तो एंगल 60 डिग्री होगा, क्लियर है बात, दैट इनटू एन कैप। अब सवाल ये है साइन 60 का वैल्यू तुम लोगों को पता है कितना होता है, √3/2। तो इसका मतलब है कि यहां इसको सिंप्लीफाई करे तो दिस इज √3/2 इंटू आर इंटू F2, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मेरे को मिल गया, हाँ या ना, दैट इनटू एन कैप। एन कैप तो मेरे को डायरेक्शन डिसाइड करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हुआ कि जो मैं बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट से जब टॉर्क को इवैल्यूएट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन सिचुएशन, क्लियर है। लेकिन मान लो मैं टॉर्क को वो पहला वाला जो फॉर्मूला बताया, मान लो तुम उससे रट्टा मार के गया है, तुमको क्रॉस प्रोडक्ट वाला बात याद नहीं है, तो तब तुम F2 इंटू आर तो नहीं करोगे, क्योंकि ये जो अवेलेबल आर है ये तो F2 से परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारा एक्सिस कौन है, एक्सिस पोजीशन इज C, एक्सिस इज C अनडाउटेडली। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेना है, जल्दी से बोलो, बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन दिस लाइन। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा या नहीं होगा। तो मान लो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फिलहाल मैं r डैश कह दिया, लेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आइडेंटिफाइड एज r डैश। तो क्या मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्री मिल रहा है, दिस इज r डैश, दिस इज r, दिस इज 60 डिग्री कहां गया, ये 60 डिग्री, समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं अगर फोर्स इंटू यही टॉर्क का मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क में अगर लिखूंगा अप्लाइड फोर्स F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, है ना, तो सिंबॉलिकली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, r डैश। अब हमारा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द अप्लाइड फोर्स F2 कितना होना चाहिए ज्योमेट्री के हिसाब से, r डैश। जबकि r डैश का वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में नहीं पता है, क्वेश्चन में जो पता है वो कौन सा डिस्टेंस पता है, r। तो अब मैं ये वाला जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री से मैं लिख सकता हूं r डैश बीइंग परपेंडिकुलर साइड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। So can I write down r dash is equal to r hypotenuse into sine of the acute angle। तो देखो तो r dash यहां आया था तुम्हारा r इंटू साइन 60, ठीक है ना। तो साइन 60 का वैल्यू डालते हैं तो √3/2 ऑफ r आ रहा है r डैश, यानी √3/2 ऑफ r इज r डैश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड का जो फाइनल वैल्यू है वो मिलता है अप्लाइड फोर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क को इवैल्यूएट करते हैं तब हमको डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमको रेडियस वेक्टर कौन सा होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियल डिस्टेंस वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया कि रेडियस वेक्टर क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है।
अल्टीमेटली तुम दोनों में से कोई भी प्रोसेस अप्लाई करो, सेम ही वैल्यू मिलेगा टॉर्क का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?